नमस्ते व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर शिप्रा, थेरेपिस्ट एंड हीलर। और मैंने अपने 5-6 साल के करियर में ये देखा है कि आज भी लोगों को मेंटल हेल्थ और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वो अपने रिलेशनशिप इश्यूज से अकेले ही जूझते रहते हैं और उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। और इसीलिए मैंने मंथली ऑनलाइन पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम हर महीने मेंटल हेल्थ और हीलिंग से जुड़े किसी एक्सपर्ट को यहाँ बुलाएंगे, उनसे कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको सही गाइडेंस और नॉलेज मिल पाए। और इसी कड़ी में आज हम पहला ऑनलाइन पॉडकास्ट रिलीज करने जा रहे हैं। पहले पॉडकास्ट में हमने बुलाया है डॉक्टर श्रुति उपाध्याय को। डॉक्टर श्रुति उपाध्याय एक थेरेपिस्ट और हीलर हैं, और इन्होंने हजारों ऐसे लोगों को हील होने में हेल्प किया है जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं या उससे बाहर निकल चुके हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बारे में ही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसे रिलेशनशिप में है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर उसकी बहुत हेल्प कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले तो आई वांट टू वेलकम यू डॉक्टर श्रुति ऑन द पॉडकास्ट, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और ज्वाइन किया, ताकि आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें। तो मैम, स्टार्ट करते हैं आज का कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन से सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में अपने बारे में बताइए कि आपने इस जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, हीलिंग वर्क में आप कैसे आए? तो शिप्रा, मैं बचपन से ही ना काफी स्पिरिचुअल थी बाय हम्म। बर्थ। तो होता है ना, लाइफ में जब भी लाइफ तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारी रहती है। तो हम्म। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो हर कोई अपना वे सोचता है कि उसे ओवरकम कैसे करना है। तो मैं अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से, मैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी उसकी हेल्प से मैं सॉल्व करती थी। लेकिन एक टाइम आया जहाँ पे मैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आई, और उसके बाद जो मुझे डे बाय डे जो मेरी पर्सनालिटी चेंज होती चली गई। और उसकी वजह से ये हुआ कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का जो तरीका था वो मैं सॉल्व उस वे में नहीं कर पा रही थी। मतलब एक पॉइंट आया जहाँ मेरी स्पिरिचुअल नॉलेज फेल हो गई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा नेचर बहुत चेंज हो चुका था। मतलब जहाँ मैं एकदम पीसफुल, हैप्पी और बहुत ही इजी इस तरह की लड़की थी, डे बाय डे मेरा जो नेचर था, मैं बहुत एंग्री, जो कहते हैं ना एकदम एंग्री वुमेन जो हो जाते हैं, मतलब एंगर आउटबर्स्ट होते थे, बहुत ग्रीफ होता था, बहुत लोनलीनेस होती थी। तो बहुत सारे वुंड्स एक साथ इकट्ठे हो गए थे। तब मैं अपने आप को कैसे हील करूं, अपने आप को हील करते करते उस जर्नी में मैं कब हीलर बन गई मुझे भी नहीं पता। तो हीलर बनना मेरा कोई ऐसे चॉइस नहीं था, जैसे आजकल तो लोग सोचते हैं ना, हीलर बनेंगे, चलो ये कोर्स करते हैं, चलो वो कोर्स करते हैं। वैसा कुछ नहीं था। हीलर हीलर मुझे कुछ नहीं बनना था। मुझे सिंपली अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी थी। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे आज यहाँ पर हूँ, और जो हूँ वो बन गई हूँ, अपने ऊपर ही फोकस करते हुए। सो मैम, आपने जैसे बताया कि आप नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आ गए थे, और हम्म। यहीं से क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते थे, आपने इसको स्टडी करना शुरू किया और धीरे धीरे आप इस लाइन में आ गए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी सुना भी है वर्ड नार्सिस्ट, लेकिन हम्म। काफ़ी लोगों को इसका मतलब नहीं पता। तो मैं हम्म। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ क्या होता है? तो अगर मैं एज अ हीलर अपनी जर्नी देखूं तो शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज क्या होता है, नार्सिसिज्म क्या होता है। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि इमोशनल वुंड्स हैं मुझे, जो जिनको मुझे हील करना है। और उसी थॉट प्रोसेस की हेल्प से मैं लोगों की भी हेल्प करती थी कि उनके भी इमोशनल वुंड्स जो है मुझे हील करने हैं। लेकिन एक टाइम आया जब मुझे समझ में आया कि नहीं, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नार्सिसिज्म समझना, इन लोगों से दूर रहना, डिस्टेंस बनाना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप चाहे कितने ही अच्छे एक्सपर्ट, आप थेरेपिस्ट हो, हीलर हो, आप कितना भी हेल्प कर दो किसी को भी, लेकिन अगर उन्हें नार्सिसिज्म नहीं समझाया, वो दोबारा से उस तरह के रिलेशनशिप में जाकर स्टक हो जाएंगे, या एवरी डे दे विल कॉज पेन टू अदर्स। तो इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो ये मेरी सेकंड पार्ट थी कि भाई इस चीज को समझना। तो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, जो नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी होती है, जिनके अंदर हम्म। इम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। हम्म।
जो बिल्कुल नहीं समझ पाते कि वो जो कर रहे हैं इसका दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम्म। एम्पैथी का बिल्कुल जीरो होना, बहुत ज्यादा सेल्फिश का होना, हम्म। एक्सट्रीमली इनसिक्योर पीपल। अब इनसिक्योरिटी सभी के अंदर होती है, लेकिन राइट। वो अपनी इनसिक्योरिटी को जो तरीके ढूंढते हैं ना, हम्म। वो बहुत ही क्रूअल होते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी इनसिक्योरिटी होगी, आपको भी होगी इनसिक्योरिटी, इमोशन सभी के अंदर रहते हैं, लेकिन राइट। फर्क क्या है कि हम उस इनसिक्योरिटी को अलग तरीके से हम उसे हील करेंगे, हम पॉजिटिव हम्म। वे में हील करेंगे, हम अपने हम्म। अंदर देखेंगे मेरे अंदर क्या फॉल्ट्स है, कहाँ से आ रही है, मैं उस पे उस चीज को ओवरकम करूंगी अगर मुझे लगता है हम्म। मेरे अंदर किसी चीज को लेके इनसिक्योरिटी है। राइट। नार्सिस्टिक लोग जो होते हैं, नार्सिस्ट जो होते हैं, वो इस चीज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते कि उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। उनकी नजरों में दे आर परफेक्ट वन। हम्म। मतलब कहते हैं कि वो अगर इस दुनिया में किसी से प्यार करते हैं तो वो खुद से प्यार करते हैं, बट इट इज नॉट अ सेल्फ लव। अगेन मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, हम्म। लोग ये ना समझें कि अपने आप से प्यार करना, हमारे लिए अपने आप से प्यार करना सेल्फ लव है, राइट। लेकिन उनका अपने आप से प्यार करना वो एक ऑब्सेशन है, वो एक हम्म। नार्सिसिज्म है, वो अलग ही तरह से अपने आप को प्यार करते हैं। मतलब हम्म। खुद से प्यार करते हैं, मतलब खुद को प्रायोरिटी देना। प्यार मतलब हम्म। डीप डाउन अगर मैं इस पे भी जाऊं तो बेसिकली वो अपने आप से हेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कितनों की लाइफ डिस्ट्रॉय करी है, दे आर फुली अवेयर ऑफ इट। हम्म। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे अपने आप से प्यार करना मतलब कि वो उनकी जो डिजायर्स है, उनकी जो फुलफिलमेंट चाहते हैं उसके लिए बहुत ही गलत रास्ता चूज करते हैं और गलत तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। तो ये है हम्म। नार्सिसिस्ट क्या होता है, ये उनकी यस। पर्सनैलिटी है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज क्या होता है, हम्म। नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आ गए उसके बाद वो जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, उसके बाद जो आप सिम्टम्स फील करते हो, हम्म। डीप लोनलीनेस, सैडनेस, हम्म। एंजाइटी, स्ट्रेस, बात बात पर रोना आना, अकेले में अपनी अपनी जो एक कॉन्फिडेंस होता है किसी भी लेडी हम्म। का, वो पूरी तरह से नीचे गिर जाना, सेल्फ हम्म। एस्टीम पूरी डाउन हो जानी, अपने पे डाउट होना, बार बार खुद को ब्लेम करना, गिल्ट में जीना, ये सारा नार्सिसिस्टिक अब्यूज जो होता है ये उसके सिम्टम्स हैं कि वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ जी नहीं पाते। हम्म। तो मैम, जैसे अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो, हम बात करें पार्टनर की, या कोई टीनेजर है, कोई भी बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, कोई भी पर्सन है, तो वो कैसे पहचाने, क्या रेड फ्लैग्स हैं, को पता चले कि ये पर्सन जिसके साथ मैं हूँ वो नार्सिसिस्ट है? तो देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज हम्म। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, ठीक है। यस। इनफैक्ट आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहोगे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही चार्मिंग होते हैं। हम्म। मतलब अगर वो बाहर की दुनिया के लिए मैं कहूँ तो अगर आप बैठोगे तो आपके पीछे चेयर भी करेंगे कि भाई आप आराम से बैठो, वेरी वेल यस। मैनर्ड। हम्म। आउटर वर्ल्ड के लिए तो वो बहुत ही एक काइंड, कंपैशनेट, लविंग पर्सन होते हैं, उनकी वो पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है बाहर की दुनिया के लिए। तो जब आप राइट। उनसे पहली बार मिलते हो या उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आप भी वही चीजें देखते हो। तो हम्म। मतलब अगर आपके संग कभी नार्सिसिस्टिक अब्यूज हुआ नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप पहचान लेंगे उनको। हम्म। आप भूल जाइए कि आप उन पहचान लोगे, क्योंकि आपने इस तरह के लोग कभी देखे ही नहीं है, इस तरह का बिहेवियर कभी देखा ही नहीं है। हम्म। तो फर्स्ट जो आपकी स्टार्टिंग है रिलेशनशिप में, आप उन्हें नहीं पहचान सकते, लेकिन फिर भी कुछ हिंट्स हैं जिनसे आप, अगर आपको पता चल चुका है कि हाँ नार्सिसिज्म जैसी कुछ चीजें हैं, तब आप प्रिकॉशन ले सकते हो। कि राइट। जैसे आपको एक चीज जो दिखाई देगी इस रिलेशनशिप में, वो ये दिखाई देगी कि बहुत सुपरफिशियल रिलेशनशिप है ये। हम्म। आप ये डिफरेंस चेक करिए कि इनका बिहेवियर जब ये बाहर होते हैं पब्लिक में आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, जब आपके हम्म। साथ घर के अंदर आते हैं, जब कोई नहीं है, सिर्फ आप दो लोग हो, हम्म। कोई नहीं है उस रूम में, तब आपके साथ वो कैसे बिहेव करते हैं। तो ये हम्म। दोनों जो डिफरेंस है, इससे आप देख सकते हो कि जब आप अकेले में होंगे उनको आपके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं फील होगा। तो एक हम्म। बहुत बड़ा साइन है कि आपको इस रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन जीरो लगेगा। हम्म। और जब भी महसूस होगा इमोशनल कनेक्शन, वो तब होगा जब बाहर पब्लिक होगी। यानी कि आप ये नोटिस करेंगे कि जब भी वो प्यार एक्सप्रेस करेंगे तो कम से कम 5 लोग देखने चाहिए, तब हम्म। दे विल बी वेरी एक्सप्रेसिव और सब कुछ चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि यस, कि ये रिलेशनशिप में इसमें कुछ है। फिर हम्म। कंसिस्टेंसी नहीं होती उनके बिहेवियर पे, चेंज होती रहती है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। अगर आपने ये साइंस, फिर वो आपको इंसल्ट करेंगे कुछ कुछ चीजों हम्म। को लेकर के, आपकी हम्म। स्पेशली अपीयरेंस के बारे में,
राइट। आप बहुत ही ब्यूटीफुली करेंगे, मतलब कह भी देंगे एक बहुत बड़ी बात, लेकिन बाद में हम्म उसको ठीक भी कर देंगे। कुछ भी आपके अपीयरेंस के लिए कुछ ऐसा बोला और बाद में उसे ठीक भी कर दिया कि नहीं, मतलब ये तो मेरा ऐसे ही प्यार से बोलने का तरीका है, और आपको हम्म कुछ हम्म। इंसल्टिंग वे में बोल भी दिया। मतलब तक कोई कंफ्यूज हो जाएगा अगर वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हम्म कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं प्यार है, शायद प्यार से बोला है, पर नहीं, वो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आपके लुक्स को लेकर या किसी भी चीज को हम्म लेकर वो डाउन करेंगे। तो हम्म आप नोटिस करें कि आपको इंसल्ट कैसे करते हैं, आप नोटिस करें ऊपर नीचे जो उनका बिहेवियर है, उनका हम्म रेज आपको आप नोटिस करें कि अगर हम्म आपने उनके अकॉर्डिंग नहीं करी कोई चीज, तो वो जो हम्म उनका रेज आता है, जो उनको जो गुस्सा आता है, वो पूरी हम्म। तरह से वो आपके ऊपर निकालेंगे, और राइट। बाद में तुरंत ठंडे होकर के एकदम प्यार से भी बात कर लेंगे उस चीज को हम्म संभालने के लिए कि ये हम्म रिश्ता कहीं हाथ से निकल ना जाए। हम्म। तो आप गुस्से को नोटिस करें, इमोशनल राइट। कनेक्शन को नोटिस करें, उनका हम्म। बिहेवियर घर के अंदर कैसा है, बाहर के अंदर कैसा है, उसमें डिफरेंस है तो उस चीज को आप नोटिस करें। ये दो चार चीजें अगर आप नोटिस कर सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये इंसान जो है टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, आपको इससे दूर रहना है। राइट। तो मैम, क्योंकि आप यही वर्क करती हैं, बेसिकली जैसा कि मैंने जाना कि आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से जो लोग होकर निकले हैं या अभी भी उसमें हैं, उन्हीं की हम्म। हेल्प करती हैं आप कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस गेन करने के लिए। तो आप मुझे कोई अपने केस से बताइए कि इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपको, कि कोई अगर पर्सन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में है या बाहर निकला है, तो किस तरह का उसका इमोशनल स्टेट होता है, कैसी फीलिंग्स में वो रहता है। अच्छा, तो ऐसा है कि बाहर तो लोग निकल आते हैं क्योंकि उन्हें इतना पता है कि बहुत सफोकेशन हो रही है, राइट। बहुत हम्म सफोकेशन होती है, तो ऑन पेपर भी डिवोर्स हो गया, अलग हम्म हो गए, है ना, या सेपरेट हो गए, बाहर तो निकल कर आ गए, लेकिन अभी भी वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इमोशंस को अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। राइट। सेल्फ डाउट होता है, मैंने हम्म सही तो किया ना, गलत तो नहीं हम्म करा, तो और हम्म शायद कोशिश कर लेती तो शायद रिलेशनशिप चल जाती। हम्म। सेल्फ डाउट बहुत होता है, और ग्रीफ बहुत होता है, बहुत सारे हम्म एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें होती है, और हालात ये होते हैं कि बस वो रो रहे होते हैं, उनका ट्रॉमा बहुत डीप होता है। हम्म तो इस इमोशनल स्टेट में वो आते हैं जहां पर उनको लोनलीनेस फील हो रही होती है, सैडनेस फील हो रही होती है, सेल्फ डाउट हो रहा होता है। इस हम्म। इमोशनल स्टेट के साथ वो थेरेपी के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैम, जैसे हमने सुना है काफी लोगों के बारे में, मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हम्म। अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, शायद वो नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ ही है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी, क्योंकि अब तो इतनी अवेयरनेस है, वो उन्हीं के साथ अटके हुए हैं। तो हाँ। क्या चीजें हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से लोग अपने इतने सालों से, कुछ तो शायद हम्म। मुझे लगता है 20-20 साल से नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ हैं, क्या हाँ। कारण होते हैं जिससे वो इससे बाहर नहीं निकल पाते। ओके, तो देखो, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप एक नशा है, ओके। प्योर नशा, हम्म एडिक्शन है। हम्म अब आपका जो क्वेश्चन है ना, वो वैसा ही है कि आप किसी ड्रग एडिक्ट को पूछ रही हैं हम्म। कि तुम ड्रग्स क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो। राइट। तभी तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहां हम्म जाते हैं। हम्म। ये एग्जैक्टली वही है। उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि जिस तरह से इनकी जो स्टाइल है, हम्म परफॉर्मिंग करना एकदम हाई, तो आपके हार्मोन्स एकदम आपको यूज टू हो जाते हो हाई हार्मोन्स के। फिर एकदम हम्म से आपको इंसल्ट, डी वैल्यू करना, नीचे लेकर आ जाना, डिस्कार्ड हम्म कर देना, कुछ दिनों आपसे बात ही नहीं करनी, कोई मतलब ही नहीं है आपसे कि आप हम्म एग्जिस्ट। फिर हम्म दोबारा से लव बॉम्ब करके कहना कि भाई आपको, और आप वेट कर रहे होते हो। तो हम्म लव बॉम्बिंग स्टेज जो इनकी होती है, जहां वो इतना आपको स्पेशल फील कराते हैं, वो चाहे पार्टनर हो या पेरेंट हो, हम्म। बॉम्बिंग स्टेज की वजह से ही लोग इतने साल निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको ये होप रहती है कि हम्म। ये दोबारा से शायद ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर ब्लेम करना कि गलती मेरी हम्म थी शायद, हम्म अपने आप को करेक्शन करना। हम्म नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी एक पॉइजन है। हम्म पॉजिटिविटी बहुत हेल्पफुल होती है अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर रहे हो। हम्म। अगर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पॉजिटिविटी पॉइजन है विक्टिम के लिए। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी की वजह से एक दिन ये ठीक हो जाएगा, इंसान एक दिन ठीक हो जाएगा, मैं अपने आप के अंदर चेंज करती जाती हूँ, करती जाती हूँ, करती जाती हूँ, आपके सालों निकल जाते हैं, लेकिन राइट। वो इंसान चेंज नहीं होता, आप पूरी हम्म तरह से चेंज हो जाते हो। हम्म तो ये जो सिचुएशन है, इस हम्म सिचुएशन में आप एक
वो आपको एडिक्शन लग जाता है, और लिटरली आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो एडिक्शन के टाइम होते हैं। हम्म। ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। मतलब ओके। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे बहुत प्यार है इसलिए आप उनके साथ रह रहे हो, लोग आपको हम्म बोलेंगे कि अरे यार इतनी परेशानी थी तो इतने साल में हम्म। छोड़ा क्यों नहीं हाँ। आपने। यस। लोगों को नहीं पता कि वो ट्रॉमा बॉन्डेड पर्सन वो हो चुका है, बहुत हम्म ज्यादा ट्रॉमा है इसको, हम्म। और वो ट्रॉमा से कनेक्टेड हो चुका है उस नेगेटिव एनर्जी से। और मैं बहुत सारी वुमेन को जानती हूँ जो एक्चुअल में मदर बन चुकी हैं उनकी। ओह। अब एक माँ हम्म। को अपने बच्चे को छोड़ना कितना पेनफुल होता है, वो इसी यस। तरह से नार्सिसिस्टिक जो पार्टनर स्पेशली होता है। अच्छा, हम्म मदर मतलब बच्चे को भी वो अपना मदर फादर पेरेंट बना लेते हैं। हम्म। नार्सिसिस्ट मतलब वो जिसके साथ डीप रिलेशनशिप में होते हैं उसको अपना पेरेंट बना लेते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल ऑल माई नीड्स। ओके। हम्म। जैसे पेरेंट नहीं छोड़ सकता अपने छोटे से बच्चे को, राइट। ऐसे उस इंसान के मन में भी वही फीलिंग आ जाती है कि भाई ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं इसे कैसे हम्म छोड़। हम्म। तो ये तो उन लोगों की कंडीशन है जो फाइनेंशियली स्टेबल है। हम्म। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, नहीं है। नार्सिसिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट। इस वजह से सोशल जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, लोग क्या बोलेंगे उस वजह से, तो ये हम्म सोसाइटी के नॉर्म्स और हम्म फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना, ट्रॉमा बॉन्ड का होना, इस वजह से लोग नहीं छोड़ पाते। हम्म। तो मैम ने जैसा आपने बताया कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं वो लव बॉम्बिंग करते हैं। तो लव बॉम्बिंग के साथ साथ आजकल काफी सारे टर्म्स मैंने भी सुने हैं और हम्म मुझे पता है व्यूअर्स ने भी सुने होंगे। जैसे लव बॉम्बिंग, एक टर्म है गैस लाइटिंग। हम्म। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि ये लव बॉम्बिंग एग्जैक्टली क्या होता है और ये गैस लाइटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, लव बॉम्बिंग मतलब, देखो नार्सिसिस्ट को पता है कि वो खुद भी जानते हैं शुरू से कि वो नॉर्मल नहीं है, राइट। तो रिलेशनशिप उनसे नहीं हो पाएगी। मतलब हम्म वो नहीं बना सकते रिलेशनशिप। लेकिन हम्म फिर भी आप देखेंगे कि उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू एक ऐसे इंसान के जो एक हेल्दी पर्सन है। हम्म। उसका रीजन है कि वो लव बॉम्बिंग करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लव बॉम्बिंग Okay. में वो क्या करते हैं, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को पूरी तरह से छुपा लेते हैं। वो आपको स्टडी करते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है। तो हम्म। जब वो इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि अच्छा ये पर्सन मेरी लाइफ में ट्रॉफी की तरह रहेगा, यानी कि ये पर्सन मेरी ओके। लाइफ में अगर है तो ये हम्म मेरी बहुत सारी जो हम कहते हैं नीड्स को फुलफिल कर सकता है, चाहे वो हम्म इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, साइकोलॉजिकल हम्म हो, कोई भी नीड्स हो। हम्म। तो आपको पूरे तरह स्टडी करके वो आपको इतना जो आपको चाहिए वो चीज देते हैं। ओके। चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो हम्म लव हो, चाहे वो क्या कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट हो, हर चीज वो आपको हम्म प्रोवाइड करेंगे उस वक्त। हम्म तो वो लव बॉम्बिंग इतना पावरफुल एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है किसी के लिए भी। हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी की लाइफ में एक फेरी टेल जैसी स्टोरी होगी। लव राइट। बॉम्बिंग सिंपली आपको जो अच्छा लगता है वो वही बोलेंगे, हम्म आपकी जो नीड है वही बोलेंगे, आप उनसे इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे कि आप इस रिलेशनशिप में आ जाते हो। हम्म ये है लव बॉम्बिंग। हम्म। गैस लाइटिंग क्या है कि गैस लाइटिंग में आ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग गैस लाइट को समझते हैं कि कि झूठ बोलना, लाइज, उससे कंपेयर करते हैं। वो नहीं। जैसे आपने उन्हें कोई चीज कही है राइट। कि आपने कोई आर्गुमेंट चल रहा है, उन्होंने कुछ, क्योंकि होता ये है कि जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हो बीच बीच में उनकी पर्सनैलिटी, हर बार वो अपने आप को मास्क नहीं करते ना, कई बार अपने राइट। नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं और वो फिर वो बोल हम्म। देते हैं जो एक्चुअल में उनका ट्रू नेचर होता है। अब राइट। आपने वो बात पकड़ ली, हम्म। अब कभी आपकी उनसे लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, अब आपने कहा कि आपने उस दिन आपने मेरे से ऐसा क्यों कहा था या आपने ऐसे क्यों हम्म। करा था, तो वो लिटरली उस चीज को ना मना कर देंगे, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अब मैंने ओके। ऐसा कहा ही नहीं हर कोई कह सकता है, ये झूठ है। लेकिन इसके हम्म। साथ इसमें गैस लाइटिंग में क्या होता है, वो ये कहते हैं यू आर क्रेजी, तुमको ओके। याद नहीं रहता, या तुम्हारा इन आपके आप अपने पे डाउट करते हो। सेल्फ डाउट करवा देते हैं आपको। सेल्फ डाउट करा हम्म देते हैं, आपकी हम्म जो सेल्फ एस्टीम है उसको नीचे कर देना पूरी तरह से। आपको हम्म लगेगा शायद मेरा ही शायद कुछ दिमाग खराब है, शायद मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। तो हम्म। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल झूठ सब बोलते हैं, है राइट। ना, अपने आप को बचाने के लिए। मुझे लग रहा है कि ओके मुझे ऐसे बोल के अगर मैं बच सकती हूँ, आपने ऐसे किया नहीं, मैंने नहीं किया, सब लोग बोलते हैं झूठ। हाँ। यस। ये बहुत कॉमन है, सब झूठ हम्म बोलते हैं, इसमें कोई हम्म। शर्म की बात नहीं है, ठीक है, ह्यूमन नेचर। यस।
लेकिन हम ऐसे नहीं करते कि झूठ बोल के कहे हे यू आर क्रेजी, यू आर लाइक हम्म। दिस, तुम्हें ध्यान नहीं हम्म। रहता, तुम मुझे मतलब हम दूसरे को बुरा नहीं महसूस कराएंगे उसके बारे में। राइट, तो राइट। गैसलाइटिंग इज झूठ के साथ साथ हम्म। प्लस आप उसको उसके बारे में बुरा महसूस कराओ, हम्म। वो कुछ क्रेजी पर्सन है। और मैम मैंने ये भी देखा है कि जो भी लोग नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं, है ना, तो मैंने सुना उनको ये कहते हुए, या तो वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और निकलने नहीं निकलने का एक कारण होता है, वो कहते हैं कि ये तो शायद हमारे ही कर्म होंगे, है ना। लोग भी उन्हें कहते हैं तुम्हारे ही कर्म है, अब तुम इसको भुगतो। तो वो हाँ, शायद इस गिल्ट में रहते हैं कि शायद हमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से हमें भुगतना है। और करेक्ट। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी ये मानते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, हाँ, स्पेशली रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे ही कर्म है ये, तो तुम इसको भुगत लो। तो शायद कुछ लोग इसलिए भी हटके रहते हैं। तो एज अ थेरेपिस्ट, क्योंकि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, तो राइट, आपके एक्सपीरियंस से क्या है कि क्या जो भी ऐसा रिलेशनशिप फेस करें, क्या ये उनके कर्म है, तो फिर उन्हें भुगतने चाहिए या ऐसा नहीं है? ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है शुक्रा, मुझे सारे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा यस। एंड आई विल लाइक लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस। सो सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम कर्म की बात करें कि क्या आपका बुरा कर्म है, तो हाँ है, बुरा कर्म है। क्या है बुरा कर्म? बुरा कर्म विक्टिम के लिए यही है कि उसने अपनी नॉलेज नार्सिसिज्म के बारे में अपडेट नहीं करी। ओके। बुरा कर्म यही है कि आज तक उसको जितना नार्सिस लोगों ने जितना उसको उनको उसको वुंड्स दिए हैं ना, वो उसने हील नहीं करे, और उस हम्म। एनर्जी की वजह से वो बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है अपनी लाइफ में। ये बुरा राइट। कर्म है। लेकिन हम्म। आप अगर मुझे कहो कि बुरा कर्म ये है कि इंसान बहुत बुरा होगा अपनी पास्ट लाइफ में, बहुत हम्म। खराब होगा, तो हम्म। नहीं, है ना। तो दो तरह के लोग हैं, ठीक है, राइट। एक नार्सिसिस्टिक लोग, एक इम्पैथ्स है। हम्म। तो मैं इसको और भी डिटेल में बताती हूँ। राइट। बुरे कर्म हमेशा नार्सिसिस्ट करते हैं, हम्म। जानबूझ करके पता होते हुए किसी को पेन कॉज करना, ये नार्सिसिस्ट है। अब राइट। आगे हमारे इम्पैथ। हम्म। इम्पैथ में एक इम्पैथ का बुरा कर्म ये हो सकता है कि उस वे में कि उसने किसी को कष्ट पहुंचाया, वो उस हम्म। वे में कि अगर नार्सिसिस्ट ने उसे अपना इनेबलर बनाया हुआ है किसी टाइम में। ओके। इनेबलर मतलब जैसे नार्सिसिस्ट का कोई टारगेट है कि मुझे इसके अगेंस्ट में एक को उसके उसे पता चल गया ये मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है कोई, हम्म। तो सर नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, चाहे तो ऑलरेडी इम्पैक्ट से बहुत घिरे हुए होते हैं, बहुत इम्पैक्ट होते हैं इनके सर्कल में, तो वो उन राइट। इम्पैक्ट्स को उसके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोल देते हैं कि ओके। इम्पैक्ट जो बाकी के इम्पैक्ट है उनको पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ये वाला इम्पैक्ट बुरा है, तो वो ओके। उसके खिलाफ हम्म। खड़े हो जाते हैं उस टाइम में। ये बुरा कर्म हो गया कि आप पे अनजाने में ही सही, हम्म। लेकिन किसी के साथ आपने उस नार्सिसिस्ट के चक्कर में आके आपने अपने ही जैसे दूसरे इम्पैक्ट को पेन कॉज किया। हम्म। इनको आप इनेबलर बोलते हैं। ओके। इनेबलर को भी बाद में कुछ टाइम बाद रियलिटी पता चल जाती है, फिर हम्म। उनको गिल्ट होता है कि अच्छा हमने बुरा किया। अब यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा आ गया कि आपको गिल्ट हो रहा है कि आपने कुछ बुरा किया किसी के साथ, यस। बट इट इज नॉट आउट ऑफ इंटेंशन, हम्म। बट आउट ऑफ इग्नोरेंस, कि आपको पता नहीं था कि आपको एक मोहरे की तरह यूज किया गया एक हम्म। किसी और के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो भी कहा जाए कि कुछ प्लॉट रचा या क्या करा उस हम्म। कंडीशन। तो मैम, ये आपने बताया कि पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है ये, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं शायद मेरा कर्मा और भुगतना है। एक और चीज़ है जो हमने देखी है कि सोसाइटी में थोड़ा सा नॉर्म्स में डिफरेंस है, अगर हम मेन की बात करें और वुमेन की बात करें। तो स्पेशली जब वुमेन किसी नार्सिसिस्टिक अब्यूज में है या रिलेशनशिप में है, तो हमने देखा है कि लोग यही कहेंगे कि थोड़ा सा सह लो, है ना, हाँ, तुम लेडी हो, थोड़ा सा सह लो, थोड़ा देख लो, हो सकता है ये सामने वाला बदल जाए, या हो सकता है तुम्हारी ही गलती हो। तो ऐसी जो विमेन है जो उस रिलेशनशिप में है और सोसाइटी या घर वाले उन्हें ऐसी राय दे रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? क्या उन्हें उसमें अटके रहना चाहिए, और जैसा कि समाज का एक्सपेक्टेशन होता है कि एक विमेन का आप धर्म निभाओ, क्या उन्हें वैसा ही करना चाहिए, या वो क्या कर सकते हैं, कैसे आवाज उठा सकती है अपने लिए? देखो, एग्जिट में फर्स्ट तो मैं यही बोलूंगी कि आप एग्जिट की तैयारी करें। ओके। हाँ, हम्म। फर्स्ट मैं यही कहूंगी आप एग्जिट की तैयारी करें, क्योंकि आप जितना टाइम स्टे रही करेंगी ना, हम्म। अब्यूज बढ़ हम्म। जाएगा, हम्म। हम्म। है ना।
और ओके। अब्यूज का बढ़ना मतलब ओवरऑल सभी के लिए एक लॉस की फीलिंग होती है, ये सभी के साथ, किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। तो राइट। पहली चीज तो है कि आप एग्जिट की तैयारी शुरू कर दें। उसके लिए चाहे अब आपको फाइनेंशियल, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना हो, मे भी हो सकता है आप इसमें नहीं एग्जिट कर पा रही क्योंकि आप सोच रही हैं मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेके, मैं कैसे राइट। पालूंगी बच्चे। राइट। तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करें कि आप आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए ना, आप कैसे रहोगे, क्या राइट। करोगे। राइट। और जो ऑलरेडी फाइनेंशियली क्या कहते हैं स्ट्रांग है, तो उनको तो बिल्कुल स्टेप लेना चाहिए बाहर निकलने का। फैमिली को भी उन्हें, क्योंकि आप इस ये जो स्टेप है ऐसे रिलेशनशिप छोड़ने के लिए, बहुत ज्यादा आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। फैमिली भी आपको तभी सपोर्ट करेगी जब आप खुद अपने आप को सपोर्ट करोगे। अब आपने खुद ही को सपोर्ट नहीं करा तो फैमिली भी कहाँ से सपोर्ट करेगी, कोई नहीं करेगा। तो राइट। आप थेरेपिस्ट की हेल्प लें, कैसे भी करके आप अपनी वुंड्स को हील करें। इस जर्नी में थेरेपिस्ट भी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी। राइट। थेरेपिस्ट की हेल्प लेकर के आप धीरे धीरे अपने आप को मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, ट्रॉमा से निकल करके आए और एग्जिट करें। ये बहुत बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन डिवोर्स जो है ना, ये डेस्टिनी है इन वुमेन्स की जो इस राइट। रिलेशनशिप में आ चुकी है। बहुत बुरा लग रहा है ये, लेकिन ये ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपका लाइफ लेसन है। तो सिर्फ इस वजह से कि मैरिड वुमन का टैग लगा रहना चाहिए मेरे लिए, इसलिए मैं अत्याचार सहती रहूं, तो आप बहुत सारी पास्ट लाइफ्स में ऑलरेडी मैरिड वुमन रह चुकी हैं, आप उसके मजे ले चुकी हैं। ये जो लाइफ टाइम है, ये आउट ऑफ चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगी तो आप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देंगी। बच्चे सीखेंगे कि अब्यूज वाले घर में कैसा माहौल होता है। ऐसे घरों में हमेशा राइट। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है, कॉपरेशन नहीं होता है, बच्चे भी वही देखकर वैसे ही बनेंगे। तो आपने नेक्स्ट जनरेशन में वो गलत वैल्यूज पास कर दी, ग्रोथ नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये आपकी डेस्टिनी है, लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं होना चाहिए कि डिवोर्स ऑन पेपर हो गया, सेपरेशन राइट। ऑन पेपर हो गया। ये इंटरनल माइंड और हार्ट से होना चाहिए। तो मैम देन यू फिक्स। तो जैसे आपने बताया कि एक्चुअली उन्हें एग्जिट की तैयारी करनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई ऐसी वुमेन है जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है और अभी उसको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो ये समझ चुकी है कि वो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में है। तो अगर वो अपने आप से ही कुछ स्टेप्स लेना चाहे तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकती है, क्या ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिससे वो उस पर्सन के रोज रोज के नार्सिसिस्टिक अब्यूज से थोड़ा सा अपने आप को सेव कर पाए? थोड़ा सा सेफ कर सकते, करेक्ट। हम्म। तो कुछ तो चीजें आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। हालांकि नार्सिसिस्ट लोग बाउंड्रीज बिल्कुल नहीं मानते हैं, आप कितना भी बाउंड्री हम्म। सेट, हमेशा ब्रेक करते हैं बाउंड्रीज। उन्हें बिल्कुल हम्म। पसंद नहीं है कि कोई उनके ऊपर बाउंड्री सेट करे। लेकिन कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो थोड़ा हम्म। आपको हेल्प मिल सकती है। हम्म। जैसे पहली चीज है कि वो कुछ भी बोले आपको पर्सनलाइज नहीं करना उन सब चीजों को। वो आपको ओके। कितना भी ब्लेम करें, कुछ भी बोले कि आप ऐसे हो वैसे हो, आपने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, तुम्हारी वजह से मैं हम्म। कुछ नहीं कर पाया, या वॉट एवर, किसी भी चीज को लेके ब्लेम हम्म। करना बहुत नॉर्मल आदत होती है। तो यूजली हम लोग क्या होता है, हम हर्ट हो जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको इनडिफरेंट रहना है, कि आपको ओके। कंप्लीटली कोई रिएक्शन नहीं देना है, ओके। उस चीज को अपने अंदर फील नहीं करना है। तो हम्म। वो बहुत ज्यादा आपको उकसाएंगे लड़ने के लिए, आपको बहुत वो करेंगे, तो आपको उस चीज में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना है। हम्म। और के बारे में आकर के आपको बहुत सारी अ, अ, बातें बोलेंगे, आपको इनेबलर बनाने की कोशिश करेंगे। हम्म। आपको इस जाल में नहीं फंसना है, इनेबलर नहीं बनना है, आपको इनडिफरेंट हम्म। रहना है। हम्म। और आपको अपना खुद का एक सपोर्ट ग्रुप खुद को देखना है। अगर ये मान के चल लीजिए कि इस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये रिश्ता सिर्फ ऑन पेपर है, मतलब आपको इस रिलेशनशिप से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो आपको अपनी अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए, आपको माइंड में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है, कि समझा लेना है कि इस रिश्ते में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो होप हम्म। खत्म कर देनी है उस तरफ से, कि जो आपकी ओके। होप है ना, वो खत्म कर देनी चाहिए। और अपनी लाइफ को कुछ पर्पस दीजिए ताकि आप राइट। खुश रह सके। आपको हम्म। अपनी खुशी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। आप ऐसे लोगों से बात करें जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, हम्म। लोगों के संग कनेक्शन में रहें। हम्म। एक नार्सिसिस्ट को ना तो कभी अपनी बहुत अच्छी बात बताएं, ना बहुत बुरी बात बताएं।
उनसे आप अपना डिस्कशन करना बंद कर दीजिए, जो अच्छी और बुरी बातें हैं। कोशिश करें बहुत न्यूट्रल टॉपिक पर बात करें, आज मौसम कैसा है, आज धूप ज्यादा है कम है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी वल्नरेबल होकर कुछ बोला, वो उस चीज को यूज करेंगे आपके ओके। अगेंस्ट। ओके। तो जब तक आप एग्जिट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बस ये इस तरह से आप अपने आप को इमोशनली सेव कर सकते हैं, अपने आप को ये चीज समझा करके, ये रिलेशनशिप का जो ट्रू डायनामिक है आप देख ले, और उसके हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। राइट। मैम एक और चीज़ है, मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ एक पार्टनर, यानी कि मैरिड लाइफ में हमारा जो पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, वो ही नार्सिसिस्ट होता है। क्या हमारे पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक पेरेंट ही तो बनाते हैं। हम्म। तो अगर बिल्कुल। किसी के फादर या मदर नार्सिसिस्ट है, तो हाँ। क्या सिग्नल्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, कैसे वो बच्चे को ट्रीट करते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा पेरेंट या किसी का भी पेरेंट नार्सिसिस्ट है? ओके। तो एक नार्सिसिस्ट जो पेरेंट होता है, वो बच्चे की ना बहुत जो भी सुपरफिशियल नीड्स होती है, सिर्फ उसको हम्म। फुलफिल करेगा या ओके। करेगी। ठीक ओके। है। हम्म। जैसे स्कूल की फीस देना, हम्म। कपड़े खरीदवाना, खाना खिलाना। हम्म। आप मान के चलिए कि जैसा अनाथ आश्रम में होता है, हर चीज आपको मिलती है। हम्म। तो यस। अगर आप ये सोच रहे हैं, कई लोग सोचते हैं अच्छा मतलब टॉर्चर, मतलब बच्चे को खाना नहीं देते होंगे, बहुत मारते होंगे, बहुत ये हम्म। करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम्म। बच्चे को सब कुछ मिलता है, और सारी सुपरफिशियल चीजें, लेकिन जो बच्चे की ट्रू नीड्स है, उसकी जो हम्म। ट्रू प्रॉब्लम्स है, वो कभी टाइम नहीं निकालेंगे कि बच्चे के साथ बैठे, समझिए ओके। उसकी परेशानी क्या है, उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या है, उसको समझे, उसको हम्म। सॉल्व करने की कोशिश करे। वो सब पेन वो नहीं लेते हैं। वो हम्म। सारे पेन उनका पार्टनर लेगा या लेगी। ओके। तो हम्म। जो बच्चे के लिए जिम्मेदारियां होती हैं, वो सब वो हम्म। फुलफिल नहीं करते, लेकिन आउटर सुपरफिशियल सारी वो चीजें करते हैं। तो उसकी हम्म। वजह से वो बच्चा भी कई बार उनके चार्म में फंस जाता है। जैसे नॉर्मल लोग फंसते हैं, ऐसे बच्चा भी उनके चार्म में फंस जाता है। वो कई बार अपने उस पार्टनर को बहुत उस पेरेंट को बहुत अच्छा समझता है। क्योंकि हम्म। होता क्या है कि बच्चे के साथ भी अब्यूज कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर के चार लोग आकर कहेंगे, यू नो हम्म। फादर मदर इज दैट ग्रेट, और ये वो, क्योंकि बाहर तो उनका बिहेवियर बहुत अलग है ना, राइट। तो बच्चे को डाउट हो जाता है अपने ऊपर, हम्म। है ना। फिर वो सारा ब्लेम क्या करते हैं, दूसरे पेरेंट के ऊपर डाल देते हैं। तो अगर उसकी हम्म। इम्पैक्ट मम्मी है या उसके इम्पैक्ट पापा है, तो हम्म। उनको लगता है कि शायद ये मेरा पेरेंट ठीक नहीं है, मेरा यही ओके। पेरेंट अच्छा है, मेरा यही पेरेंट ठीक है। तो इस हम्म। तरह से बच्चे को भी धीरे धीरे बच्चों को आता है समझ में। एक्चुअली में क्या होता है, जिन बच्चों के अंदर थोड़े से नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हम्म। है ना, वो नहीं इतना जल्दी समझ पाते, ओके। या जब बहुत ज्यादा सीधे बच्चे हैं वो नहीं समझ हम्म। पाते। लेकिन कुछ बच्चे जो इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, हम्म। वो बचपन से ही देख करके उनको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है मेरे मम्मी पापा में। अगर दोनों नार्सिसिस्ट है, तो उनको बचपन से समझ में आता है कुछ गड़बड़ है, मेरे पेरेंट्स राइट। नॉर्मल नहीं है जैसे दूसरों के पेरेंट्स हैं। हम्म। तो ये इमोशनल कनेक्शन जैसे हम बड़ों के लिए देखते हैं, पार्टनर्स में देखते हैं, इसमें भी वही सारी चीज है। आपको इमोशनल कनेक्शन देखना है, कितना हम्म। ट्रूली आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं, आपके अंदर हम्म। राइट वैल्यूज डालते हैं। ऐसे ओके। जो लोग होते हैं ना, जो नार्सिसिस्ट पार्टनर में बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, ओके। वो घर में बोलेंगे अपनी, मतलब घर में वो आप मतलब अगर कोई नार्सिसिस्टिक मैन है, तो वो घर में मदर को तो डिसरिस्पेक्ट करना सिखाएगा बच्चे को, लेकिन ओके। बाहर का कोई भी गेस्ट आए तो उनको जरूर नमस्ते करनी है। वो जरूर है, हम्म। तो बाहर की दुनिया में जरूर अच्छा दिखना चाहिए उनका बच्चा, लेकिन हम्म। घर में भी वो इंसल्ट करना सिखाते हैं घर फैमिली दूसरे मेंबर्स को। हम्म। तो क्या मैम, जो भी, जिसके भी पेरेंट्स, मदर या फादर में से कोई एक या दोनों नार्सिसिस्ट होते हैं, तो क्या, जैसे आपने बताया कई बार बच्चे भी नार्सिसिस्ट होते हैं, उनमें भी ट्रेट्स होती है, तो क्या मदर या फादर में से एक या दोनों के नार्सिसिस्ट होने से ये ट्रेट्स बच्चे में भी आ सकते हैं? नार्सिसिस्ट तो बनाते ही हैं अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, तो वो उनका हम्म। फुल टारगेट होता है कि एक बच्चे को ओके। तो नार्सिसिस्ट बनाना ही बनाना हम्म। है ना। और पेरेंट क्यों, अगर ग्रैंड पेरेंट का भी साथ है, नार्सिसिस्ट ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। ओके। हम्म। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है, नार्सिसिस्टिक ग्रैंड पेरेंट्स है और वन ऑफ द पेरेंट इज आल्सो नार्सिसिस्ट, तो पूरा हम्म। ट्राई करेंगे कि उनके जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनमें से कौन सा वो देखेंगे कि किसको बना सकते हैं वो नार्सिसिस्ट। तो ओके। अब्यूज तो उनकी, वो तो प्लानिंग उनकी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है वहीं से उनकी शुरू हो जाती है, और मोस्टली वो जो घर का बड़ा बच्चा होता है उसको टारगेट करते हैं।
तो वो ओके। डे वन से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के साथ, वो अब्यूज हम्म जो करना होता है वो डे वन से बच्चे के साथ शुरू हो जाएगा। हम्म। सबसे बड़ा अब्यूज तो यही है कि जो उसका इमोशनल सपोर्ट है, जो भी उसकी फैमिली मेंबर है, उसके हम्म अगेंस्ट आपने उसको खड़ा कर दिया, अगेंस्ट उसके पूरा उसके हम्म। गलत वैल्यूज भर दी। तो यस, वो इस तरह से करते हैं। सो मैम, क्योंकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे जो कि इस रिलेशनशिप में है या बाहर निकले हैं, तो आप कोई व्यूअर्स के साथ कोई स्टोरी शेयर कीजिए, कोई कोई भी ऐसे पर्सन की जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से होकर निकला हो या अभी भी हो और आपके पास आने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो। इस स्टोरी से व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि वो इस अब्यूज से, इस स्टेटस से बाहर निकल सकते हैं। कोई भी आप राइट। स्टोरी शेयर कीजिए। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी। मैं हम्म। इसको शेयर करूं और ना करूं मेरे लिए एक बहुत बड़ा कोई है, भी क्योंकि बेस्ट जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मतलब स्टेट बहुत ही खराब थी और अब स्टेट बहुत अच्छी है, ऐसे कोई स्टोरी। तो यूएस से थी, एक लेडी थी। ओके। तो जब वो मेरे पास आई थी तो ऑलमोस्ट आई थिंक वो सब कुछ ट्राई करके आई थी। ओके। मतलब कोई टेक्निक ऐसी नहीं है, हर तरह हम्म। की टेक्निक, हर तरह का साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। तो मेरे ओके। टाइम इवन साइकेट्रिस्ट आते हैं मेरे पास हीलिंग के लिए। सो मेरे साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, इनफैक्ट कहते हैं हमारी आइडेंटिटी मैम आप छुपा के रखना, क्योंकि उनको खुद को हम्म। बुरा लगता है कि ना आउटर वर्ल्ड में। तो राइट। ऐसे बहुत सारे लोग, तो वो बहुत सारी चीजें करके आई थी। फिर भी हम्म। उनकी जो पीटीएसडी थी, जो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, यस। जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज की वजह से हो जाता है, वो कहीं ठीक नहीं हो रहा था। ओके। और उनकी ऐसा था कि वो पूरे टाइम, ऐसे लोग लेटे रहना पसंद करते हैं, उनका पूरा हम्म। नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। और शादी के डिप्रेशन। 20, हाँ, 20 ईयर्स के बाद छोड़ना शादी को तो कोई हम्म आसान बात नहीं है। हम्म इतने साल देना, तो एक बहुत ग्रीफ होता है, एक होपलेसनेस होती है। इतने हम्म। साल दिए मैंने इस शादी को, और ये एंड तो कोई नहीं चाहता कि ये एंड हो, जो आप इतने मन से कोई रिलेशनशिप शुरू करते हैं। हम्म तो बहुत ज्यादा उनके अंदर ये सब सैडनेस थी। बट हमने मिलके किया, काफी काम किया। तो हम्म वो जो बाद में उनके अंदर जो सेल्फ लव डेवलप हुआ, उसके बाद वो इतनी खुश थी, इतनी हैप्पी थी कि ओके। उन्होंने अपना जब टेस्टिमोनियल दिया तो उन्होंने कहा कि मैं एक न्यू वर्जन बन चुकी हूँ, और मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी इस न्यू वर्जन को बनने के लिए। वाओ। तो शी वॉज हैप्पी। अपनी कंपनी को एंजॉय करना, नॉर्मल हो जाना, तो नर्वस सिस्टम को नॉर्मल होने में वक्त लगता है अगर हम ढंग से राइट। ट्रीट करें। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का थेरेपिस्ट चूज करते हैं। मेरे पास राइट। एक और लड़की आई थी, वो एक ऐसे थेरेपिस्ट के पास चली गई थी जहाँ पे यू नो उनकी जो मार्केटिंग थी वो इस बेसिस पे थी कि कितने अवार्ड्स जीते हैं, कहाँ कहाँ न्यूज़पेपर पे नाम है, क्या क्या पोजीशंस हैं। यस। तो है ना, मेरी जो मार्केटिंग है वो कंप्लीटली मेरे टेस्टिमोनियल्स के बेसिस पर है। राइट। तो अब बीइंग अ पर्सन आपको भी बहुत वाइज होना चाहिए कि आप किसी थेरेपिस्ट को चूज कर रहे हो। मैंने कहा ना, इम्पैथ का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप ये है पहचानना होना, सुपरफिशियल चीजों पर जाकर अट्रैक्ट हो जाना। अच्छा ये हम्म पोजीशन है, अच्छा इसके पास इसकी एजुकेशन ये आईआईटी से है या आईआईएम से है, अच्छा ये इस हम्म पर्टिकुलर पोजीशन में है। अरे नार्सिसिस्ट भरे हुए हैं हर जगह, हम्म कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है। इनफैक्ट हीलिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन, यहाँ पे भी वो आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन वैलिडेशन देता है, फेम, नेम, मनी सब आता है इस प्रोफेशन से। राइट। कितनी सोल हैं जो ट्रूली इस प्रोफेशन में इसलिए है क्योंकि उनकी सोल अलाइन कर रही है। हम्म तो वो वहां चली गई। अब भाई सीधी सी बात है, जो जिस थेरेपिस्ट के साथ खुद नार्सिसिस्टिक अब्यूज नहीं हुआ, जो जिसने खुद ने ये नहीं करा, वो दूसरे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा या हम्म करेगा? उन्होंने क्या किया, उस लड़की को उल्टा ब्लेम कर दिया उसको। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ओ। ऐसे करना चाहिए था, तुम्हारी मदद। हम्म उसकी हालत और खराब हो गई, हम्म क्योंकि जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, आपने जाकर उसको एक्सप्लेन किया, वो उल्टा आपको ब्लेम करेगा कि आपको एक अच्छी बहू होना चाहिए, आपको एक अच्छा बच्चा होना चाहिए, आप ऐसे कर राइट। रहे हो उनके साथ जिन्होंने आपके साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया। हम्म तो वो तो, उसका तो दुख नेक्स्ट लेवल पे चला गया। वो फिर मेरे पास आई तो वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसके रोने का मतलब क्या ही मैं बताऊं। वो एक वर्ड हम्म बोलती थी और उसके बस आंसू ही बहते थे। फिर हमने काम किया, वो पूरी तरह से हील हुई। फिर उसने मुझे एक वीडियो भेजा कि मैम, उसने अपने डांस का वीडियो भेजा कि मैम ओह। देखिए मैं इतनी खुश हूँ कि आज मैं अब ये मैं डांस कर रही हूँ। शी वाज सो हम्म हैप्पी।
मतलब मैंने 1 साल बाद डांस किया है पर लोग मुझे वेरी कहते हैं कि नाइस। ना कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, तो ये चीजें हैं ऐसा। सो मैम, जैसा आपने बताया कि वाइज एक करेक्ट थेरेपिस्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा। अगर आप ऑलरेडी नार्सिसिस्टिक अब्यूज में हो या उससे होकर गुजरे, ऑलरेडी आप बहुत ही लो इमोशनल स्टेट में हो, और फिर अगर आप गलत थेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे तो स्टेटस और खराब हो जाएगा, जैसे भी आपने शेयर करा। तो अगर कोई भी इस रिलेशनशिप से होकर गुजरा है या बाहर निकला है या है, तो कैसे वो एक राइट थेरेपिस्ट चूज करे, क्या क्या देखे अगर वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप राइट। थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें। यस। देखो, आप जिस थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, सबसे पहले आ, उस थेरेपिस्ट का, उसके अवार्ड्स या उसका नाम कहाँ है, क्या है, ये सब चीजें बिल्कुल फालतू है, बकवास है मैं कहूंगी। यस। ठीक है, यस। आजकल ये सब चीजें खरीदी जा सकती हैं। राइट। आपको उसका वर्क देखना चाहिए, आपको हम्म। उसके टेस्टिमोनियल्स रीड करने चाहिए। हम्म। अगर कोई भी इंसान है जिसने उस फील्ड पे काम किया है, लंबे समय हम्म। तक काम किया हम्म। है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके टेस्टिमोनियल्स नहीं आए हों। राइट। टेस्टिमोनियल्स भी रीड करते हुए आपको थोड़ा ध्यान से रीड करना चाहिए कि ये फेक टेस्टिमोनियल्स है या रियल है, हाँ। क्योंकि लोग आजकल पैसे देके टेस्टिमोनियल्स भी खरीद लेते हैं। ये। तो लेकिन जो फेक टेस्टिमोनियल्स होंगे ना, उसमें आपको कहीं कुछ कनेक्शन नहीं समझ आएगा। एक लाइन के इमोशंस नहीं होंगे, होंगे। 2 लाइन के होंगे। हम्म। एक एक फिशीनेस ना आपको दिख जाएगी। हम्म। लेकिन जो हील होते हैं किसी के अंडर, और जो वो दिल से लिखते हैं ना, उनके राइट। जो शब्द निकलते हैं, आप उसमें हम्म। इमोशन फील कर सकते हो। तो सभी एम्पैथ के पास या सभी विक्टिम के पास एक सुपर पावर होती है, वो होती है इंट्यूशन की। यूज करो भाई उसको यूज करो उसको। करते हुए किसी से बात कर रहे हो, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, वो आपको बताएंगे ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं है। तो आप वो चीजें आप रीड करें, और ये देखें जब इनके पास कोई इंसान आया था, वो किन प्रॉब्लम्स के साथ आया था और उसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुई है। तो वो सारी चीजें आप रीड करो। तो मैं सबसे बड़ा तो यही कहूंगी कि पहचान का तो एक ही चीज है कि आ, वो आपको, वो थेरेपिस्ट आप बात भी करोगे ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगी या समझेगा, जो भी थेरेपिस्ट है। मतलब वो कनेक्शन आपको फील होगा, वो आपकी फीलिंग को इनवैलिडेट नहीं करेगा। अच्छा, अपने आप को चेंज करो, अच्छा एक काम करो, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कर लो, अच्छा ये कर लो, उसको पूरा समझ में आएगा। तो जो थेरेपिस्ट आपकी बात समझे, आपकी परेशानी समझे, और उसके पास टेस्टिमोनियल्स भी हो, आप उनकी वेबसाइट जाकर देखिए, आप उनकी यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी केस स्टडीज देखिए, आप उनकी वीडियोस देखिए। तो वो सब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस इंसान का नॉलेज लेवल क्या है, इसकी एक्सपर्टीज क्या है। उसके बेसिस पर आप सेलेक्ट करें, रादर देन कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, पॉजिटिव बातें सुन रहे हैं, कोई आपको इनवैलिडेट कर रहा है। एंड यूज योर इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग आपको बताएगी क्या सही है क्या गलत है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हम्म। ओके मैम। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप इसी फील्ड में हैं, तो जब आपके पास कोई पर्सन आता है जो कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज से होकर बाहर निकला है या उसमें है, तो आप किस तरह से उसको हेल्प करते हैं, या क्या थेरेपीज या क्या टूल्स यूज करते हैं जिससे ओके। वो इन चीज़ों से बाहर आता है? हम बहुत सारे टूल्स, मैं बहुत सारे टूल्स यूज करती हूँ। ओके। और स्पेशली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, और ईएफटी मेरी फेवरेट टूल है। इसके अलावा भी ओके। बहुत सारे टूल्स है। हम्म। तो जब हम बात करते हैं किसी से, तो हम समझते हैं कि इसकी पर्सन की प्रॉब्लम कहाँ से हम्म। आ रही है। हम्म। तो पहला तो अप्रोच ये रहता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं वैसे भी जनरली बोलूंगी सबको कि आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए आपके साथ जो कुछ हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और के लिए नहीं, आपके ही हीलिंग के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप तो ये होता है पर्सन को अवेयर कराना कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, क्या क्या हुई है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम कंप्लीट उसकी प्रेजेंट लाइफ में जा करके कहाँ कहाँ उसने अपने एनर्जी सिस्टम में ट्रॉमा स्टोर करके रखा है, हर एक ट्रॉमा को रिलीज कराना।
जो मेरा प्रोग्राम है सोल सर्विस सिस्टम, तो उसमें हम यही करते हैं। हमारे जब भी कोई प्रोग्राम में एंटर करता है, पहले डॉक्यूमेंटेशन सारा होता है कि भाई क्या हुआ है, और उसमें, और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, इट्स नॉट वेरी इजी प्रोसेस, क्योंकि उसमें आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो ये थेरेपिस्ट की स्किल होती है कि कैसे बैठ करके उनके साथ इन चीजों को रेडी कराए, वो लिस्ट रेडी कराए, वो डॉक्यूमेंट चीज कराए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। उसके बाद उन सारे पेन को पूरा प्रेजेंट लाइफ से हील करते करते हम चाइल्डहुड तक का पूरा हील करते हैं, हम पूरी लाइफ हील करते हैं। अलग अलग टेक्निक, किसी को कोई टेक्निक सूट करती है, किसी को कोई टेक्निक यूज सूट करती है। तो इसमें क्या होता है ना शिप्रा, की टेक्निक से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, समटाइम्स वी फील कि आई थिंक शायद कोई टेक्निक किसी को हील कर सकती है, नहीं। इट्स लाइक आप कितना अच्छे से उसकी परेशानी को समझते हो, और उस परेशानी को समझ के उस टेक्निक को उनकी प्रॉब्लम में कैसे यूज करना है, उस चीज को समझाना, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। हम्म। टेक्निक तो हमारे यहाँ कोई एक हफ्ते में भी सीख जाता है आते ही, लेकिन हमें उसी टेक्निक को कैसे यूज करना है उस पर बहुत मेहनत लगती है। तो वो सब चीजें जब हम कराते हैं एक करके, प्रेजेंट पूरा लाइफ हील होता है, फिर हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। पास्ट लाइफ में जाकर के भी एक एक करके सारा पेन हटाते हैं कि कहाँ से ये ट्रॉमा बॉन्ड होकर के आ रहा है, उसकी जो खुद की इमेज जो अपने लिए खराब हो गई है उसको ठीक कराना, जो गाइड्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग दिलाना। कई बार किसी किसी केस में एंसेस्टर से आ रहा होता है पेन, किसी किसी के केस में इनर चाइल्ड से आ रहा होता है, वो इनर चाइल्ड को हील कराना। तो पूरा पास्ट लाइफ, और ये हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं जिसमें अपने आप को हील करते हैं। फिर उसके बाद हमारी एक आखिरी स्टेज होती है जिसमें हमें बताते हैं कि अभी कैसे आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अभी अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए, क्या नॉलेज है, क्या टेक्निक है कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे रह सके। इस तरह से जब वो सारा ट्रॉमा रिलीज कर लेते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लेते हैं, तो वो बहुत हैप्पी ऑलरेडी हो जाते हैं। तो एक तरह से ये होता है कि जैसे कोई 7th क्लास में है, कई सालों से फेल हो रहा है, तो 8th क्लास पे वो आ गया। हम्म। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। मतलब कई लोग तो मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो 15-15 साल से एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा था, और कहाँ कहाँ नहीं वो हुआ है। एक तो पर्सन आया कि पूरे उत्तराखंड के सारे डॉक्टर्स कर लिए उन्होंने, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था। अब व्यूअर्स चाहें तो देख भी सकते हैं, आशीष करके है उनका, मेरे यूट्यूब चैनल पर उनका इंटरव्यू है। तो मतलब प्लेन पे भी जाते थे तो एक पिल्स लेके जाते थे, नहीं तो उन्हें लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा, इतनी हालत खराब थी। तो 3 मंथ्स में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। तो यस, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो, सब कुछ ठीक हो सकते हो, यू नीड टू टेक दैट स्टेप। तो डॉक्यूमेंटेशन और ये सब चीजें, ये सच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करोगे इस प्रोसेस। हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब मैं ये प्रोसेस फॉलो करता मैम ने आपने बोला कि ईएफटी आपकी फेवरेट टेक्निक है जो इसमें हूँ। से है। थोड़ा सा ईएफटी के बारे में व्यूअर्स को बताइए, ईएफटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या क्या होता है ईएफटी? ये कोई इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। तो आपके बॉडी में जब हम कोई भी इमोशन को कोई भी हम सिचुएशन को हम फेस करते हैं जो हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल थी, ट्रॉमा था, तो हमारे जो एनर्जी सिस्टम है उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो वहां पे ट्रॉमा स्टोर हो जाता है। तो जब, अब वो जब ट्रॉमा एक बार स्टोर हो गया, तो जब तक आप उसे कॉन्शियसली नहीं निकालोगे वो वहीं रहेगा। आप कितने भी बर्थ लेते जाए, नेक्स्ट बर्थ नेक्स्ट बर्थ, आपकी एनर्जी बॉडी के साथ साथ आपके ट्रॉमास साथ साथ चलते हैं। तो ईएफटी एक ऐसी टेक्निक है कि जब आप उस टेक्निक को अप्लाई करते हो प्रॉपर वे में, तो उस पॉइंट से वो ट्रॉमा रिलीज हो जाता है एंड यू फील बेटर। और इसमें मैम कितना टाइम लगता है इसको बॉडी से रिलीज करने के लिए? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आपके ट्रॉमा किस साइज पर मैं कहूंगी डिपेंड करता है, कितना बड़ा आपका ट्रॉमा है उस हिसाब से उतना टाइम आपको करना पड़ेगा। फिर उसको कई बार बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, कई बार आपको उसको जो इंसिडेंट है उसे कई पार्ट में कई बार डिवाइड करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, तब जाके वो रिलीज होता है। तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छी नॉलेज दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक मैं चाहती हूँ आप एक मैसेज दें उन विमेन को, उन लोगों को जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज अभी झेल रहे हैं। एक ऐसा गोल्डन मैसेज जिससे उनको मोटिवेशन आए, एक होप आए उनको कि वो इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ओके, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो आप इस चीज को लेकर टेंशन में मत आए कि
बाकी लोगों की इतनी अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे रिलेशनशिप क्यों अनहेल्दी है। आप ऐसा सोच करके, आधे लोगों को तो इस चीज की बड़ी टेंशन होती है जब दूसरे दूसरे कपल्स को देखते हैं या दूसरी फैमिलीज को देखते हैं। मतलब मेरे पास एक लेडी आई थी, वो नाउ शी इज इन अ वेरी गुड हैप्पी, मतलब मैरिड लाइफ अच्छी है, लेकिन उसके पेरेंट नार्सिसिस्ट थे। तो शी सेड कि मैम, पता है जब कोई आ, आ, मैं जब किसी मदर को अपने बच्चे को हक करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत वैक्यूम फील होता है। Like, क्योंकि देखो, पेरेंट हो गए, है ना, पार्टनर हो गया, ये दो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस रिलेशनशिप में आने का मतलब ये होता है कि वो पर्सन है ही नहीं उस जगह पर, वो सिर्फ नाम मात्र पेरेंट है, नाम मात्र का पार्टनर है। तो ऐसे में जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ में है, या हम ऐसे बच्चे को देखते हैं जिसके मम्मी या पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, तो उनके मन में बहुत एक अनाथ जैसे नहीं होता, वैसी वाली फीलिंग आती है उनके अंदर, यार मेरे साथ ऐसा क्यों। तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि इस फीलिंग को आप ओवरकम करो, और आप इसको सोल लेवल पर समझो। आप ये समझो, आप अपनी सेल्फ इमेज ठीक करो। आप बेचारे नहीं हो, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। ये सिंपल एक सोल लेसन है आपका इस जन्म में। आप उन लोगों से, मैं कहूंगी कि एक हायर लेवल पर हो, क्योंकि आपने एक बहुत ज्यादा टफ पाथ चूज किया है। जब हमारी सोल बहुत हायर लेवल पर जाना चाहती है, तो हम एक बहुत टफ एग्जाम चूज कर लेते हैं। तो एक जो टफ एग्जाम है वो ये है, जो लेसन है, टू अंडरस्टैंड कि भाई इस दुनिया में नेगेटिव लोग एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है। बहुत लोगों को तो ये चीज पता ही नहीं है। आपने ये लेसन चूज कर लिया है, तो अब आप इस लेसन को अच्छे से सीखो। दूसरों को देख करके आप दुखी मत हो, क्योंकि हो सकता है जो आज बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ में है, ये आने वाले कमिंग टाइम में इस लेसन को चूज करेंगे, या इस लेसन को ऑलरेडी सीख कर आए हुए हैं। तो आप उस चीज को देख करके परेशान मत हो। आप ये समझो कि ये आपका लेसन चल रहा है, तो आपको इसे पूरी तरह से, अच्छी तरह से इसको लर्न करना है, अपने आप को हील करना है। इस के बारे में नॉलेज लेनी है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम हैंडल कैसे करें, इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, इन्होंने जितना ट्रॉमा हमको दे दिया है उसको रिलीज कैसे करें। और अगर आप इतना काम इस जन्म में कर लेते हैं, तो आपने एक बहुत बड़ा मिशन, जो मैं कहती हूँ, जीत लिया आपने। तो मेरा सबसे बड़ा ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इस लेसन को प्रॉपर वे में कंप्लीट करिए, और दूसरों को देख के जो बुरा लगता है, उस फीलिंग को आप रिलीज करें, ये बात समझ करके कि ये लेसन तो हर सोल सीखेगी। कोई इस जन्म में सीख रही है, कोई आगे के जन्म में सीखेगी, कोई ऑलरेडी सीख के आ चुकी है, वो कोई और लेसन सीख रही है, इसलिए उसको ऐसा कोऑपरेटिव हस्बैंड या वाइफ मिली है, या उसको कोऑपरेटिव पेरेंट्स मिले हैं। तो आप वो सोच करके परेशान ना होए, और आप अपनी इस जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करें, इसको डिले ना करें। मतलब अ, ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत सैडनेस होती है इस रिलेशनशिप की वजह से, बट उसको ओवरकम किया जा सकता है। आपको अगर मैं बात करूं पेरेंट की, आपको ऐसी जगह से प्यार मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मदर नहीं है, फादर नहीं है, लेकिन बहुत पेरेंटल हमको वो प्यार देते हैं, है ना। तो जो प्यार आपको अपने मम्मी पापा से नहीं मिला, वो प्यार आपको मतलब किसी और फॉर्म में मिल जाएगा। आप ऐसे ना सोचे कि आपको कभी प्यार मिलेगा ही नहीं। तो वो प्यार आपको कहीं ना कहीं पेरेंट फॉर्म में, कहीं ना कहीं से आपको मिलना ही मिलना है ना। रोमांटिक लव की बात आई, तो ऐसे बहुत सारी वुमेन है जिनको बाद में उन्होंने सेकंड मैरिज भी करी, हैप्पीली मैरिड हुई, सब कुछ हुआ। तो सब चीजें वक्त के साथ हो जाती है, लेकिन अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है। माई मतलब मानो आप एक फेल्ड मैरिज से निकल कर आ रही हैं अपने ट्रॉमा के साथ, और आपने जल्दबाजी कर दी, चलो चलो मैं, क्योंकि आपको बहुत लोनलीनेस फील हो रहा है, आपको बहुत सैडनेस हो रही है, एंड यू जंप इनटू सेकंड रिलेशनशिप, तो वो नेक्स्ट ट्रॉमा हो जाएगा, बिकॉज आपकी एनर्जी वही है ना। यू विल अट्रैक्ट द सेकंड नार्सिसिस्ट, देन यू अट्रैक्ट द थर्ड नार्सिसिस्ट, क्योंकि आई हैव सच पीपल आल्सो,
कि मैम मेरी फर्स्ट मैरिज भी में भी नार्सिसिस्ट, मतलब फर्स्ट मैरिज फेल हुई, सेकंड भी फेल हुई, थर्ड भी फेल हुई। अब आप सोच के देखो डिप्रेशन का, इतने टाइम में उन्होंने अपने आप को हील नहीं करा। तो ये बहुत हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि रिलेशनशिप फेल हुई हमारी, हमने उस ट्रॉमा को हील नहीं किया, सेकंड में जंप कर गए। टेक योर टाइम, बिकम लाइक अ योगी ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, हील योर सेल्फ कम्प्लीटली, योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल। और जब उस लेवल पर आ जाओ जहां आपको लगता है कि ओके नाउ आई एम कम्प्लीटली हील्ड, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम हील्ड, नॉट आउट ऑफ टॉक्सिसिटी, बिकॉज मैंने अपने अंदर इस लव को पा लिया, उस पीस को पा लिया। ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ऐसा कोई हाई वैल्यू पर्सन मिल जाए और जिसके साथ आप कोई अपना सोल पर्पस को कंटिन्यू करें, बट नॉट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डेस्परेशन, है ना, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो यही मेरा मैसेज सभी के लिए है। तो थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज मैम। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी भी पर्सन को आपसे कांटेक्ट करना हो और आपसे ट्रीटमेंट लेना हो, इस चीज का बाहर आना हो अपनी सिचुएशन से, तो क्या तरीका है इसका, थोड़ा सा बताइए। ये सोल सर्जरी सिस्टम जो है, अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो soulsurgerysystem.com मेरी वेबसाइट है। वहां पे जाके आप एक कंसल्टेशन सेशन बुक करा सकते हैं। वो कंसल्टेशन में ऑनलाइन फॉर्म रहता है, आप उसको पूरा फिलअप कर दें और उसके बाद मेरी टीम मेंबर्स फॉर्म को रीड करती है। और अगर आप हमें लगा कि यस आपको हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एंड यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर अस, तो फिर मेरे साथ एक फ्री कंसल्टेशन होता है जिसमें मैं डिटेल में उनकी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ। और उसके बाद अगर वो उनको लगता है, सोल्यूशन भी बताती हूँ हम कैसे हील करेंगे, आपकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर वो उस चीज को उन्हें सही लगता है तो प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। है ना? तो ये जो है पेड प्रोग्राम है, तो इस पेड प्रोग्राम के थ्रू वो कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने ऐसे लोग जो पेड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए मैंने एक वीकली फ्री भगवत गीता क्लास रखी है, जिसमें मैं नार्सिसिज्म को एक्सप्लेन करती हूँ कि भगवत गीता इज एक्चुअली बहुत डिवाइन नॉलेज है, उसमें नार्सिसिज्म में ऑलरेडी उतने साल पहले बताया हुआ है। तो उस नॉलेज को लेकर के भी आप आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, मतलब उन लोगों को। तो ये दो तरह से आप से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस वगैरह देखनी हो तो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है। आए दिन क्लाइंट्स के फीडबैक्स आते ही रहते हैं मेरे पास जो है, तो उन टेस्टिमोनियल्स को आप रीड करें, जो भी मैं नार्सिसिज्म के बारे में जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उनको आप सुने। तो दो चीजें, नॉलेज के थ्रू आप हील हो सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर वे में अपने आप को एक अच्छे हीलिंग प्रोग्राम से, जो मैंने अपनी पूरे 6 साल की जो भी मेहनत है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पर वो जो प्रोग्राम बनाया है, तो उसमें आप 10x आपकी स्पीड बढ़ जाती है रिकवरी की। इसके थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये तरीका है मुझसे कनेक्ट करने का। ओके, तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपका जो लिंक है, और उस पर क्लिक करके लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति मैम कि आपने कनेक्ट किया हमारे साथ में और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के साथ में शेयर करी। आई होप कि बहुत सारे लोगों को अपने आंसर्स मिल गए होंगे और एक होप मिल गया होगा कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं और फिर से एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एंड सो मच शिप्रा, मुझे बुलाने के लिए। यस। और मुझे तुम शुरू से बहुत पसंद हो। थैंक हाँ, मैंने आपसे कहा भी था कि शायद हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और हाँ, इसीलिए मैं आपसे कांटेक्ट में रहती हूँ। और यस। या रिसेंटली मैं देहरादून भी आई थी। पॉडकास्ट में यूजुअली मैं अवॉइड ही करती हूँ, बिजी इतना रहता है, बट जब मैंने देखा शिप्रा ने बुलाया है तो मैं इस चीज को वो नहीं कर पाई। मैंने कहा शिप्रा इज लाइक वेरी स्वीट पर्सन, और हमेशा से मैंने थैंक यू देखा सो है मच। यू आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुल वर्क एज अ थेरेपिस्ट। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात है कि शिप्रा, यू हैव अंडरस्टूड दिस कि भाई ये नार्सिसिज्म, इस चीज को समझा और इस चीज को इस टॉपिक को समझ रही हो, तो एज अ थेरेपिस्ट मुझे पता है कि इवन यू विल हेल्प अदर पीपल बहुत एफिशिएंटली। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो वही है, लाइक माइंडेड सोल होती हैं तो बात करके में अच्छा लगता है, मजा यस आता है। यस। तो मजे लेने की आ गई यहाँ पर। यस। तो अभी लेटेस्ट एक्चुअली आई केम टू देहरादून so for some conference or something, so I wanted to meet you,
बट मैं मिल नहीं पाई, और मुझे पता है आपका शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता है, तो पता नहीं आप टाइम दे पाते हैं नहीं, बट आई हैड दैट थिंग एंड आई व्हेन आई वेंट देयर एंड आई सॉ सो ग्रीनरी एंड सच ब्यूटीफुल सीन, सो आई रिमेम्बर्ड यू एट राइट। देहरादून। बहुत बारिश भी हो रही थी वहां पर, तो मुझे याद आ गया, मैं देखा कि मैम इतनी ब्यूटीफुल सोल है, इनर एंड आउट, कि कितनी ब्यूटीफुल प्लेस पे रहती है। सो दैट वाज माय फीलिंग, थैंक यू सो मच।